नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पैरामाउंट फ्री एजुकेशन पे और हमारा फेसबुक पेज पैरामाउंट फ्री एजुकेशन पे। दोस्तों, तो आज है डे चौथा, सेट नंबर 4, जिसमें आज लेकर आए हैं आपके लिए 40 सवाल मिक्स क्वेश्चन है। इसमें सभी विषय से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सवाल करते हैं। पहला सवाल है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? लोक लेखा समिति मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में यहाँ पर बात होता है। तो आपको पता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है जो अपना रिपोर्ट किसको सौंपती है? ये लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। तो ऑप्शन में देखिए कहीं पर लोकसभा अध्यक्ष नहीं दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष किसको देती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी है जो लोक लेखा समिति है, अपना जो जांच रिपोर्ट किसे देती है? तो संसद को देती है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को देती है। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा आपका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संसद। तो और बात कर लेते हैं इसके बारे में। लोक लेखा समिति, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो होता है लोकसभा से होता है, 7 होता है राज्यसभा से होता है। 15 सदस्य कहाँ से होता है? लोकसभा से। 7 होता है राज्यसभा से। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। फिर से सुन लीजिए, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? आपने सुना होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। इसे हम इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, तब सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। रीट कितने प्रकार के होता है? 5 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पुच्छा और एक होता है प्रतिषेध। 5 प्रकार के क्या होता है? रीट होता है। तो रीट जारी करने का अधिकार किसके पास है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का अर्थ होता है स्व शरीर प्रस्तुत करना। चलिए अगला सवाल करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का प्रावधान? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बार बार पूछा जाता है, तो सबके बारे में बात कर लेते हैं। भाग 9 में क्या है? पंचायत के बारे में बात कही गई है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं भाग 3 में मौलिक अधिकार की जानकारी मिलती है और भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भाग 9। चलिए चौथा नंबर सवाल करते हैं। जब बजट के पारित होने से पहले संसद द्वारा अग्रिम अनुदान दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो शकों ने कहाँ शासन किया था? तो शकों ने क्या सौराष्ट्र में शासन किया था। रुद्रदामन के बारे में सुने होइएगा आप लोग, शक शासक थे। तो रुद्रदामन ने क्या किया था? जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था, जो कि संस्कृत में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख था। आगे है, निम्न में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? हड़प नीति की शुरुआत किया था। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? हड़प नीति की शुरुआत किया था। और हड़प नीति के द्वारा मिलाया जाने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है आपका? तो वो है आपका सतारा। कौन सा है? सतारा। हड़प नीति क्या था? तो वैसे राजा जिसके पास अपना खुद का संतान नहीं है, उसका साम्राज्य जो था वो किसका हो जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाया करता था।
वैसे राजा जिसके पास अपना पुत्र संतान नहीं है वो किसी पुत्र को गोद नहीं ले सकता था, और वो राजा का जो साम्राज्य था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाया करता था। चलिए अगला सवाल करते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह है? देखिए कुल 8 ग्रह हैं, तो शुरू से जो 4 है वो बाह्य ग्रह कहते हैं, और जो फिर लास्ट में जो 4 है उससे क्या कहते, सॉरी, शुरू से जो 4 है वो उसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, और फिर इधर जो 4 है उसको क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। तो शुरू से जो 4 है कौन कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये शुरू से है। इसके बाद कौन है? ये 4 आंतरिक ग्रह हो गया। बाह्य में कौन हो गया? शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। तो इसमें आपसे आंतरिक ग्रह पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। शुक्र क्या है? आंतरिक ग्रह है, बाकी सब क्या है? बाह्य ग्रह। आगे है, सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तदारी प्रथा की शुरुआत किया था? तो इक्तदारी प्रथा शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, और इससे इल्तुतमिश ने किया था। और यदि पूछा जाए आपसे कि इसका समाप्त किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और इसे समाप्त किसने किया था? तो इससे समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बता दें कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था वो पिंगली वेंकैया ने किया था। पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। यह ऑप्शन में कहीं पर नहीं है, तो मैडम भिकाजी कामा ने भी क्या किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले तिरंगा फहराने का काम किया था मैडम भिकाजी कामा ने। चलिए आगे है, दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान क्या कहलाता है? जो दक्षिण अफ्रीका जो वृक्ष रहित मैदान क्या कहलाता है? पम्पास कहलाता है। क्या कहलाता है? पम्पास कहलाता है। आगे है, सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस बार के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत और नेपाल में आजकल विवाद छिड़ा हुआ, और इस विवाद में सुगौली की संधि के बारे में तर्क दिया जा रहा है। सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुआ था। तृतीय आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद तृतीय आंग्ल नेपाल के युद्ध के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ये क्या हुआ था? संधि हुआ था, सुगौली की संधि। 20 नंबर सवाल कहता है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना हो जाता है? क्या हो जाता है? फ़ारेनहाइट किस क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। किस डिग्री पर हो जाता है? तो आपको एक फार्मूला याद होगा आपका, F-32/9 C/5 R/4 K-273/5 4 है। ये फार्मूला याद होगा आपको, F-32/9 बराबर C/5 बराबर R/4 और K-273/5। तो इसके आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। जब भारहीनता हो जाएगा तो मोमबत्ती की जो ज्वाला है, जो इसका जो मोमबत्ती है, ये इसका जो लैंप है, इसे जो जलता है, यहाँ सही करते हैं, जो ये मोमबत्ती है और इससे जो जलता है, इसका आकार कैसा हो जाता है? इसका आकार क्या हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। आगे है, हमें वास्तविक सूर्योदय में कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। किसके कारण हमें सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही आपको सूर्य दिखाई देने लगता है, और सूर्यास्त होने के बाद भी हमें क्या करता है? सूर्य दिखाई देता रहता है। किसके कारण होता है? तो आपको पता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। लेकिन यह सवाल पूछे आपसे कि सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, लेकिन सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे है, जलते हुए विद्युत बल्ब की तंतु का तापमान सामान्यतः क्या होता है? जो विद्युत बल्ब होता है, जिसका जो फिलामेंट होता है, किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसका तापमान आपसे पूछ रहा है, इसका तापमान कितना होता है? तो इसका तापमान होता है आपका 3000 से 3500 के बीच में। 3000 से 3500 के बीच में ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी।
टंगस्टन का फार्मूला क्या होता है? W होता है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पहले सवाल पढ़ लीजिए। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो क्या घटित होगा? ऑप्शन है दोनों बुलबुले का आकार वही रहेगा, छोटा बुलबुले और बड़ा बुलबुले और बड़ा हो जाएगा, समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। आगे है, गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रण किया जाता है? किस गैस का मिश्रण किया जाता है? आपको हमने साइंस वाले में पढ़ाया था कि जब ज़्यादा गहराई में जाता है तो अलग कंडीशन है और कम गहराई में जाता है तो अलग कंडीशन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हीलियम है, नाइट्रोजन है, जिनोन है। तो हमने बताया था हीलियम हो जाएगा। जब ज़्यादा गहराई होता है तो हीलियम और ऑक्सीजन लिया जाता है, कम गहराई होता है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिया जाता है। तो दोनों हो सकता है, इसमें ज़्यादा सही कौन हो जाएगा? आपका हीलियम हो जाएगा। हीलियम और ऑक्सीजन। चलिए आगे है, निम्न में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? हमने बताया था जर्मन सिल्वर में कौन नहीं होता, क्या क्या होता है जान लीजिए। जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है। हमने बताया भी था पिछले क्लास में। क्या क्या होता है? कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है। किसमें? जर्मन सिल्वर में। क्या नहीं होता है? तांबा तो होता ही है, जस्ता होता है, निकल होता है, एल्युमिनियम नहीं होता। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? एल्युमिनियम आपका नहीं होता है। एल्युमिनियम आपका नहीं होता है। अगला सवाल देखिए, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि आपने अर्ध आयु पढ़ा होगा, हाफ लाइफ पढ़ा होगा। कह रहा है कि एक जो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है उसका जो हाफ लाइफ कितना है? 10 दिन है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यही हुआ कि पदार्थ के 3/4 जो भाग का विघटन क्या होगा? 20 दिन में हो जाएगा। पदार्थ का जो 3/4 है उसका विघटन कितना दिन में हो जाएगा आपका? उसका विघटन जो है आपका 3/4 दिन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? पहला ऑप्शन है ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। दूसरा नंबर है यह अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों को मरम्मत करती है। तीसरा है ये एक या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। और डी है ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये क्या करती है? ये प्राणी के जीवन भर स्वयं गुणन करती रहती है। कौन सा? निम्न में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या इसके बारे में सही है। अगला सवाल करते हैं, कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑस्ट्रोसिन को स्राव करता है? यानी जब कोई लड़की माँ बनती है तो माँ के जो स्तन से दूध आता है किस हार्मोन के कारण आता है? और इसमें सहायता कौन करता है? इसके दूध के स्राव में कौन सा सहायता करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, कौन सी भारतीय राज्य की अधिकतर सीमा म्यांमार से मिलती है? तो सबसे ज़्यादा किससे मिलती है? और अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे मिलती है? तो म्यांमार से मिलती है। आगे है, महाविस्फोटी सिद्धांत संबंधित किससे? महाविस्फोटी सिद्धांत किससे है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। कौन सा सिद्धांत? तो महाविस्फोटी सिद्धांत है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित है। जॉर्ज लेवेंटियर ने महाविस्फोटी सिद्धांत दिया था। इसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। जॉर्ज लेवेंटियर ने दिया था बिग बैंग थ्योरी। आगे है, पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? तो आपको बता दें कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत क्या किया गया था? पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।
आपको कमेंट में जवाब देना है कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। आप कमेंट में जवाब दीजिए इसका। आगे, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति का पद निर्वहन करता वो कौन था। कह रहा कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। आगे है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए जो होता है लंबाई की परास क्या होता है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 32 बिट का होता है। आगे है, भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा तो ऐसे हिंदी है, लेकिन हिंदी के बाद कौन सा भाषा बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है। सब अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी, हिंदी के बाद कौन सा है, तो बंगाली है। बंगाली के बाद कौन सा, मराठी है। उसके बाद कौन है, तेलुगु है। आगे है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। मुंह से जो बजाया जाता है वो कौन सा वाद्य यंत्र है, तो अलगोजा जो है मुंह से बजाने वाला क्या है, वाद्य यंत्र है। आगे है, संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं लाल आंकड़ों की पुस्तिका में। एक लाल आंकड़ा होता है, रेड बुक होता है, इसमें क्या होता है, जो पादप क्या है संकटग्रस्त, उसका नाम क्या होता है, लाल आंकड़े की पुस्तक में दायर किया जाता है। आगे है, नायपॉल की पुस्तक, नायपॉल की किस पुस्तक में विनोबा भावे को एक पवित्र मूर्ख कहा गया। नायपॉल एक राइटर है, उनके पुस्तक में पवित्र मूर्ख कहा गया है। किस पुस्तक में कहा गया ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइटर्स पीपल बीज ऑफ लुकिंग एंड फीलिंग में B.S. नायपॉल ने क्या किया था, इनको विनोबा भावे को पवित्र मूर्ख कहा है। अगला नंबर सवाल है, इसके बाद सेकंड लास्ट होगा। सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है। सूचना का जो अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य यही है कि सूचना रखने वाले व्यक्ति जन साधारण को सूचना इसका है जिस सार्वजनिक अधिकारों की सूचना प्राप्त करने की, सार्वजनिक अधिकारों की सूचना प्राप्त करने की पहुँच। जो वैसे बात जो सभी के लिए है, उसकी सूचना सबके पास पहुँचे, तो उसके लिए कौन सा है, सार्वजनिक अधिकारों से सूचना प्राप्त करने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया। आज का लास्ट सवाल है, भारत निर्माण योजना संबंधित है। भारत निर्माण योजना किससे संबंधित है, तो ये है ग्रामीण ढांचागत विकास से। इसकी शुरुआत कब किया गया था, 16 अक्टूबर 2005 को इसकी शुरुआत किया गया था। तो यदि आप मेरे वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। यदि आप ये वीडियो मेरे पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार।